हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे अपने प्लेटफॉर्म अमर ज्योति प्राइम पे। और आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी जेई का जो नोटिफिकेशन आया है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा अल्टरनेटर है। तो आज हम लोग इस पूरे वीडियो में अल्टरनेटर के कंस्ट्रक्शन को पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऐसा पढ़ेंगे कि इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन है वो आपके कवर हो जाएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। और साथ में मैंने आपके लिए एक अलग से बैच लॉन्च करके रखा है रिवीजन बूस्टर, जिसका प्राइस मैंने 99 रुपीज रखा है। मैंने पहले भी आपको बताया है और उसकी वैलिडिटी आपकी लाइफ टाइम है। और उसमें मैं आपकी 400 टॉपिक कवर कर रहा हूं, जहां पे मैं इस वीडियो को भी अटैच करूंगा। मतलब इस एक टॉपिक में जो ये आपका टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ अल्टरनेटर, इसका वीडियो की जो लेंथ होगी अप्रोक्सीमेट 15 से 20 मिनट का होगा। और इस 15 से 20 मिनट में मैं आपका पूरा का पूरा अल्टरनेटर कवर कर दूंगा। तो ये भी उसी टॉपिक में आपका ये कवर हो जाएगा। तो चलिए ज्यादा टाइम को डिले किए बिना हम चीजों को स्टार्ट करते हैं, सब लोग ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले किसके बारे में, अपने अल्टरनेटर के कंस्ट्रक्शन के बारे में। ठीक है, तो हमारे पास दो प्रकार की चीजें होती हैं, हमारे किसी भी मशीन में दो प्रकार की चीजें होती हैं। पहला तो होता है स्टेटर। स्टेटर वो पार्ट होता है जो कि रुका हुआ पार्ट होगा, हमारे अल्टरनेटर का वो पार्ट या मशीन का वो पार्ट जो स्टेशनरी होता है, इसका नाम ही है स्टेटर, उसको हम स्टेटर बोलते हैं। और जो रोटेट करता है उसको रोटर बोलते हैं। रोटर दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है सेलिएंट पोल रोटर। तो जिस भी अल्टरनेटर में सेलिएंट पोल रोटर यूज होगा उस मशीन का ही नाम हो जाएगा सेलिएंट पोल अल्टरनेटर। जिसमें हम लोग सिलेंड्रिकल रोटर का यूज करेंगे उस अल्टरनेटर को हम बोलेंगे सिलेंड्रिकल रोटर अल्टरनेटर। तो ये चीज आप समझ में आ गई कि आपके बेस्ड ऑन रोटर कंस्ट्रक्शन हम लोग अल्टरनेटर को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टेटर। स्टेटर हमारा क्या होता है, एक हॉलो सिलेंडर होता है, एक छोटा सा सिलेंडर टाइप का होता है जो अंदर से खाली है। हॉलो का मतलब होता है खाली। तो एक हमारा खाली सिलेंडर है जिसकी पेरीफेरी मतलब जो उसकी परिधि होती है, जो उसकी परिधि है, जो उसकी क्या बोलेंगे हमारा सरकमफ्रेंस जो है, उसमें हम स्लॉट कट करते हैं। क्या करते हैं? स्लॉट कट करते हैं जहां पे अपनी आर्मेचर वाइंडिंग को रखेंगे। ठीक है ना। तो पहला प्रश्न बनता है कि हम अपने अल्टरनेटर में जो हमारा आर्मेचर वाइंडिंग होती है वो हम कहां पे रखते हैं, तो वो हम स्टेटर पे रखते हैं जहां पे हमने स्लॉट को कट किया हुआ, कहां पे? सरकमफ्रेंस पे। ठीक है, या फिर हम क्या बोलते हैं उसको, पेरीफेरी पे। ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। स्टेटर हम किस मटेरियल का बनाते हैं, तो याद रखना वो हम उसको सीआरजी स्टील का बनाते हैं। सीआरजी एक मेथड है जहां पे हम लोग स्टील को हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के थ्रू तैयार करते हैं, है ना, जिससे हम स्टील की क्या कर सकते हैं, वहां पे प्रॉपर्टी को और इनहांस कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी, जिससे हमको क्या मिलता है, जैसे स्टील है ना, तो उसके परमेबिलिटी अच्छी होती है, तो सीआरजी स्टील से परमेबिलिटी थोड़ा सा और बढ़ जाएगी। तो इस वजह से हम लोग ये हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं कहां पे? स्टील में। तो इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल स्टील बोलते हैं ना, इसको आप लोग याद रखना, इतना ज्यादा ही मशीन में यूज होता है ना, तो हम लोग सीआरजी स्टील को एक नया नाम देते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल स्टील। तो कोई अगर पूछे कि इसको हम इलेक्ट्रिकल स्टील क्यों बोलते हैं, तो क्या बोलोगे? इसको हम इलेक्ट्रिकल स्टील इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट सभी मशीन में ये यूज हो रहा है। ठीक है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, 3% सिलिकॉन ऐड करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि एडी करंट लॉस वगैरह होगा, तो उसको कम करने के लिए थोड़ा सा हम सिलिकॉन ऐड करते हैं। ज्यादा नहीं मिला सकते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा मिलाएंगे तो जो मटेरियल सीआरजी ना वो टूट सकता है, बिखर सकता है, ब्रिटल बन सकता है। इस वजह से हम उसको ज्यादा नहीं ऐड करेंगे। अब जब ज्यादा ऐड नहीं करेंगे तो एडी करंट एरर को और कम करना है, तो और कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर यहाँ पे वहां पे लेमिनेशन को प्रोवाइड करेंगे। लेमिनेशन मतलब क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट में उसको कट कर लेंगे, फिर उनको बंच कर देंगे, उसी को हम बोलते हैं लेमिनेशन। तो हम लोग यहाँ पे अल्टरनेटर को, जो स्टेटर है, उसको हम लोग लेमिनेशन भी यहाँ पे कर देंगे। तो ये मैंने बताया आपको स्टेटर के बारे में, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमको देखने को नहीं मिली, बट रोटर में बहुत इंपॉर्टेंट छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेलिएंट पोल रोटर। देखना, सेलिएंट पोल रोटर का जिसमें यूज होगा, जिस भी अल्टरनेटर में इसका यूज होगा, उसको हम बोलते हैं सेलिएंट पोल अल्टरनेटर। तो अगर कोई पूछे सेलिएंट पोल अल्टरनेटर क्या होता है, तो जिस अल्टरनेटर में जो रोटर होगा वो सेलिएंट पोल टाइप का होगा, उस अल्टरनेटर को क्या बोल देंगे, आपका सेलिएंट पोल अल्टरनेटर। हमारे सेलिएंट पोल अल्टरनेटर में होता क्या है कि जो हमारा एयर गैप होता है ना, एयर गैप किसके इसके बीच का, स्टेटर और रोटर के बीच का, जो एयर गैप होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, बराबर नहीं होता।
है ना। जैसे आप इस डायग्राम में देख लो, ये जो बाहर ब्लू कलर से दिख रहा है आपको, वो आपका मान लेते हैं स्टेटर है, या मान लिया मैंने स्टेटर है, ठीक है। और यहाँ पे जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये जो बना के दिख रहा है आपको ये चीज, ये आपका क्या है, रोटर है, ठीक है। ये आपका क्या है, रोटर है। तो यहाँ पे जो गैप है ना, यहाँ पे कम गैप है, यहाँ पे ज्यादा गैप है, यहाँ पे फिर कम गैप है, यहाँ पे फिर ज्यादा गैप है। तो क्या यहाँ पे गैप यूनिफॉर्म है, क्या नहीं है। तो इस वजह से हम इसको बोलते हैं क्या, आपका नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है कि हमारे अल्टरनेटर में जो हमारा सेलिएंट पोल अल्टरनेटर है, सेलिएंट पोल रोटर है, उसमें जो हमारा एयर गैप है वो क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। अब बात आती है कहां पे हमारे पास मिनिमम एयर गैप है और कहां पे हमारे पास मैक्सिमम एयर गैप है। देखो, इस एक्सिस को बोलता हूं डायरेक्ट एक्सिस, और इस एक्सिस को बोलता हूं क्वाड्रेचर एक्सिस। तो याद रखना, डायरेक्ट एक्सिस में यहां पे मिनिमम गैप है और क्वाड्रेचर एक्सिस में यहां पे मैक्सिमम गैप है। तो हम क्या बोलेंगे, मिनिमम एयर गैप देखने को मिलता है कहां पे, डायरेक्ट एक्सिस में, और मैक्सिमम एयर गैप देखने को मिलता है कहां पे, हमारे क्वाड्रेचर एक्सिस में। तो ये बात भी आपको फटाक से याद होनी चाहिए। अब एक चीज और समझना, जैसे ये मैंने स्टेटर बनाया और ये मैंने रोटर का यहाँ पे प्रोजेक्टेड जो नेचर होता है वो मैंने बना दिया, जैसे मैंने आपको दिखाया डायग्राम में। अब इसमें जो ये है ना, इसको हम क्या बोलते हैं आपका, इसको हम बोलते हैं पोल कोर, इसको हम क्या बोलते हैं, पोल का कोर है, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं पोल शू, जैसे जूते रकम बोलते हैं ना शू, उस टाइप का ये हमारे पास पोल शू है, ठीक है ना। तो मतलब पोल पे हमने ऐसा कुछ जूते टाइप का शेप का पहनाया हुआ है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पोल शू और इसको बोलते हैं पोल कोर। तो जो पोल शू है ना, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो गैप है वो बराबर बराबर आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो गैप आ रहा है, क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो ये गैप बराबर होने की वजह से जो हमारे फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब यहां से हमारे पास फ्लक्स निकलेंगे, तो जो हमारे पास फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो प्योर साइनसोइडल नहीं होगा। देखो यहां तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ये आपका बराबर गैप आया ना, उसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट फ्लक्स आएगा। और कांस्टेंट फ्लक्स आने की वजह से जो ईएमएफ का जनरेशन होगा वो प्योर साइनसोइडल नहीं होगा, मतलब उससे जो ईएमएफ जनरेट होगा उसमें हार्मोनिक्स होंगे। हार्मोनिक्स आप ऐसे समझो कि जो आप खाना खा रहे हो, मतलब वो ईएमएफ है, मतलब कोई भी मशीन है तो उसके लिए आप क्या तो इलेक्ट्रिसिटी देते हो, है ना, वर्क करने के लिए। वैसे आपकी एक मशीन है तो आप खाना खाते हो, है ना। तो खाने में अगर बीच में कहीं कंकड़ आ जाएगा तो उसको हम हार्मोनिक्स बोलेंगे। वैसे हमारे फैन है या हमारे पास कोई भी मशीन है, उसको हम सप्लाई देते हैं, उसमें हार्मोनिक्स आ जाएगा तो उसकी परफॉर्मेंस में इफेक्ट पड़ेगा। जैसे आप खाना खाओगे तो आपके खाने में अगर कंकड़ आ गया तो आपके हेल्थ में इफेक्ट पड़ेगा, वैसे ही मशीन की लाइफ में भी, आपका वर्किंग में भी, परफॉर्मेंस में भी हमारा इफेक्ट देखने को मिलेगा अगर उस सप्लाई में हार्मोनिक्स है तो अगर हमारे पास ऐसा गैप रहता है तो हार्मोनिक्स आएंगे, और हार्मोनिक्स मशीन के अंदर जाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हमारे लिए करने वाले हैं। तो हम मतलब हमको क्या मिला कि हमको यहाँ पे जो ईएमएफ है वो हमारा क्या होगा, वहां पे हार्मोनिक्स होंगे, और ईएमएफ में अगर हार्मोनिक्स आ गए तो हमको प्योर साइनोसॉइडल ईएमएफ नहीं मिलेगा। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे जो इसका शेप है, पोल शू का जो शेप है वो मैं चैम्फर्ड रखता हूं। कैसा रखता हूं मैं, चैम्फर्ड शेप रखता हूं, ऐसा, है ना, ऐसा। मतलब यहाँ पे ऐसा होगा, थोड़ा सा गैप धीरे धीरे कम होता जाएगा, उसको बोलता हूं मैं आपका क्या, चैम्फर्ड पोल। तो ये अगर कोई पूछे आपसे कि हम पोल शू में जो शेप होता है वो ऐसा न रख के ऐसे चैम्पर्ड रखते हैं, उससे क्या होगा, उससे ये होता है कि हमारा जो फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे कोर पे वो साइनोसोडल होगा, जिससे फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन अगर साइनोसोडल है तो हमारा जो ईएमएफ का जनरेशन होगा ना वो भी साइनोसोडल होगा। मतलब अगर साइनोसोडल है मतलब वहां पे कोई भी हार्मोनिक्स नहीं है, हार्मोनिक्स नहीं है तो हमारी मशीन की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, ठीक है। तो वही चीज मैंने रखा है कि हमारे पास जो मेन रीजन रखा है ना चैम्फर्ड करने का, वो क्या है, हार्मोनिक्स। हार्मोनिक्स क्यों आते हैं, नॉन साइनोसोडल फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आते हैं। तो उसको हमने इंप्रूव किया किसके थ्रू, चैम्फर्ड पोल रोटर के थ्रू। ये बात आपको ध्यान में रखना। अच्छा एक चीज ध्यान देना, अगर आप इसके कंस्ट्रक्शन को ध्यान से देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा एक चीज कि देखो हमारे पास जो यहाँ पे पोल है, ये हमारे क्या पोल है, ये अगर ध्यान से देखो इस डायग्राम को तो ये आपके पोल है। तो इसका जो नेचर है ना वो क्या, प्रोजेक्टेड है। प्रोजेक्टेड मतलब क्या है कि भाई अगर मान लो यहाँ पे कोई ज्यादा से कोई तेज से घुमाओगे ना तो ये टूट सकता है बीच से, ये जो है ना यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं बन रहा है यहाँ पे। तो क्या हम इसको बहुत हाई स्पीड पे रोटेट कर सकते हैं क्या, तो इसको हम नहीं कर सकते। तो ये एक हमको बहुत बड़ा डिसएडवांटेज देखने को मिल रहा है किसमें, हमारे सेलिएंट पोल अल्टरनेटर में, सेलिएंट पोल रोटर में, कि भाई इसको हम हाई स्पीड पे रन नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ प्रोजेक्टेड स्ट्रक्चर ऑफ रोटर। हमारे जो स्ट्रक्चर है रोटर का वो कैसा प्रोजेक्टेड है, जिसकी वजह से हम इसको हायर स्पीड पे रन नहीं कर सकते। जब इसको हम हायर स्पीड पे रन नहीं करेंगे
तो हमको इसको लो स्पीड पे रन करना होगा, और जब लो स्पीड पे रन करेंगे तो हमको नंबर ऑफ पोल इंक्रीज करने पड़ेंगे। तो ये एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा, ठीक है ना। दैट्स वाई दीज अल्टरनेटर कॉल्ड लो स्पीड अल्टरनेटर, क्योंकि कम स्पीड पे घूमेंगे तो इस टाइप के अल्टरनेटर को हमको क्या बोलेंगे, लो स्पीड अल्टरनेटर। अब देखो हमको चाहिए 50 हर्ट्ज की सप्लाई, ठीक है। अब हमारा स्पीड कम है तो भाई नंबर ऑफ पोल तो हमको इंक्रीज करने पड़ेंगे ना। तो हमारे सेलिएंट पोल में कितने पोल की संख्या होगी, 4 से ज्यादा संख्या होगी, मतलब अबाउट 120 से लेके 6 नंबर ऑफ पोल हमारे पास यहाँ पे होंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सेलिएंट पोल अल्टरनेटर में नंबर ऑफ पोल की संख्या कम होती है कि ज्यादा होती है, तो ज्यादा होती है। क्यों होती है वो मैंने आपको बताया, क्योंकि स्पीड कम है। स्पीड मतलब आपका क्या होता है, एन एस इक्वल्स टू 120f/p, ये आपको पता है ना, ठीक है। तो स्पीड यहां पे हमको कम मिल रही है, तो स्पीड कम रखने के लिए हमको पोल क्या बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, तब तो हमको फ्रीक्वेंसी कितनी मिलेगी, 50 हर्ट्ज मिलेगी, ठीक है। तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा भाई। चलो अब देखो, जब मैंने 120 पोल रखूंगा ना, तो 120 पोल रखने की वजह से जो मेरा स्ट्रक्चर बन जाएगा, है ना, रोटर का, वो कैसा बन जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा। देखो इतने सारे पोल को, तो ये बहुत बड़ा बन जाएगा, मतलब इसका जो क्या है डायमीटर बहुत बड़ा हो जाएगा, लेंथ हम इसको क्या देंगे, कम रख देंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे हमसे कि हमारे सेलिएंट पोल में जो हमारा रोटर है उसका डायमीटर क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि बहुत सारे पोल है ना, बहुत सारे पोल आपको बना के रखने हैं, तो उसके लिए आपको सरकमफ्रेंस या फिर आप क्या बोलोगे उसको, जो डायमीटर बहुत ज्यादा आपको रखना पड़ेगा। जब डायमीटर बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा तो आप उसकी लेंथ को बढ़ा नहीं सकते हो। मैंने लिखा है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ मोर नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर इट इज नॉट नीडेड टू मेक इट लॉन्गर, क्योंकि हमारे पास डायमीटर तो बहुत ज्यादा है, तो हम इसको लेंथ क्यों ज्यादा करें, है ना, तो दोनों ज्यादा हो जाएगा ना, इसलिए हम इसको डायमीटर को ज्यादा रख रहे हैं, तो हमने इसकी लेंथ को कम कर दिया है। तो अगर कभी ऐसा आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि जो हमारा सेलिएंट पोल अल्टरनेटर होता है उसकी डायमीटर और लेंथ में एक अप्रोक्सीमेट रिलेशन क्या होगा, तो वो ऐसा होता है कि सेलिएंट पोल का डायमीटर अप्रोक्सीमेट बराबर होगा 5 टाइम्स ऑफ लेंथ। ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, बट अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऐसी मानी जाती है। हम लोग सेलिएंट पोल में कौन कौन से टरबाइन का यूज करते हैं, तो पेल्टन व्हील, कैप्लन टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन और डीजल इंजन, इनका हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है कि हम लोग अपने सेलिएंट पोल में, जो मेरा पोल शू आपको दिखा था ना, वहां पे हम लोग एक स्पेशल प्रकार के कंडक्टर रखते हैं, उसको हम बोलते हैं डैम्पर वाइंडिंग। क्या रखते हैं, बोलते हैं डैम्पर वाइंड, जो कि कॉपर की बनी होती है। हम इसको क्यों रखते हैं, उसके पीछे का रीजन बहुत मजेदार है। वो रीजन क्या है कि हमारे अल्टरनेटर की जो है उसको हम सिंक्रोनस मशीन भी बोलते हैं, सबको पता होगा आपको ये चीज। सिंक्रोनस का मतलब होता है एक फिक्स्ड स्पीड पे, एक कांस्टेंट स्पीड पे रोटेट करना, मतलब जो ये अल्टरनेटर है इसको एक कांस्टेंट स्पीड पे रोटेट कराना, क्योंकि मुझे फ्रीक्वेंसी को फिक्स रखना है। फ्रीक्वेंसी को फिक्स रखने के लिए मुझे इसको कांस्टेंट स्पीड से रोटेट कराना होगा। जब कांस्टेंट स्पीड से मैं इसको रोटेट कराऊंगा तो क्या होता है, कभी कभी कि इसकी स्पीड कम ज्यादा हो जाती है। कभी अब इसका रीजन क्या होगा, अचानक से लोड आ गया, फिर आपका सप्लाई में अचानक से चेंज आ गया, फील्ड करंट अचानक से चेंज हो गई, इंटीमिटेंट लोड आ गया, पंचिंग मशीन लगा दिया अपने अचानक से, मतलब ऐसा कुछ लोड वगैरह आ जाने से आपकी इसकी स्पीड थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाती है, उसी को हम बोलते हैं हंटिंग। हंटिंग क्या होता है, एक फिनोमिना है जो हमारे रोटर में देखने को मिलता है, स्पेशली देखने को मिलता है कहां पे, हमारे सेलिएंट पोल में, जहां पे रोटर की स्पीड उसकी फिक्स्ड स्पीड से थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगी, उसी को बोलते हैं ऑसिलेशंस। और उस ऑसिलेशन जो आते हैं हमारे इसमें, उसी को हम बोलते हैं क्या, हंटिंग। तो हम लोग जो डैम्पर वाइंडिंग यहाँ पे लगाते हैं ना, उसका पर्पज ही क्या है कि इस हंटिंग को कम करना। अब हंटिंग को कम कैसे करेगा, जैसे मान लो 2 मिनट के लिए कि मैंने क्या की, मान लो मेरे कॉपर के कंडक्टर से, ठीक है ना। अब हुआ क्या कि जैसे मान लीजिए इसकी स्पीड यहाँ पे क्या है, कम है, आपके पास रोटर की स्पीड यहाँ पे क्या है, मान लीजिए कम है। जैसे देखो आप ये मानिए कि रोटर की स्पीड कम है और सिंको स्पीड ज्यादा है, मतलब रोटर को तेज चलना चाहिए लेकिन स्लो चलने लग गया। उस केस में डैम्पर वाइंडिंग क्या करेगा, बोलेगा अपने सेलिएंट पोल रोटर से, कोई बात नहीं, तुम कम स्पीड चल रहे हो, अब तुमको ज्यादा तेज चलना था, कोई बात नहीं, मेरे पास एक वाइंडिंग है डैम्पर वाइंडिंग, मैं थोड़ा तुमको ताकत लगा धक्का मारता हूं। तो जो डैम्पर वाइंडिंग है वो सेलिएंट पोल रोटर को धक्का मारेगी, जिससे वो कहां तक पहुंच जाए, वो पहुंच जाए अपनी सिंक्रोनस स्पीड पे, एक फिक्स्ड स्पीड जो मेरी प्रीडिफाइंड है। तो हम क्या बोलते हैं कि उस केस में जो हमारा डैम्पर वाइंडिंग है एक मोटर की तरह काम करता है, इंडक्शन मोटर की तरह काम करेगा, और हमारे रोटर की स्पीड को कहां पहुंचा देगा, सिंक्रोनस स्पीड तक पहुंचा देगा। मतलब जो हंटिंग हो रही थी हमारी यहाँ पे खत्म हो गई। वैसे अगर स्पीड कम हो जाती है, ठीक है ना, अगर मान लो यहाँ पे रोटर स्पीड ज्यादा हो गई
और सिंक्रोनस स्पीड कम, मतलब जितनी स्पीड से चलना चाहिए रोटर को उससे ज्यादा स्पीड से चलने लग गया, तो उस केस में डैम्पर वाइंडिंग बोलता है कोई बात नहीं, तुम ज्यादा स्पीड से घूम रहे हो कोई बात नहीं, मैं हूं ना। तो उस टाइम पे डैम्पर वाइंडिंग क्या करेगी, अपने आप को इंडक्शन जनरेटर बना लेगी और जितना ज्यादा तेज से घूम रहा था उसको कम करके कहां पे लाएगी, एक फिक्स्ड स्पीड पे लेके आ जाएगी। तो इस प्रकार से डैम्पर वाइंडिंग क्या करती है, एक इंडक्शन जनरेटर की तरह काम करती है, इंडक्शन मोटर की तरह काम करती है। अब ये कब करती है, चीज ध्यान देना, जब रोटर की स्पीड ज्यादा रहेगी उस केस में इंडक्शन जनरेटर बन जाएगा, अब जो रोटर की स्पीड कम रहेगी उस केस में वो इंडक्शन मोटर बन जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है और इस प्रकार से ये हंटिंग को खत्म कर देता है। ठीक है, तो ये बात भी आप ध्यान रखना। यहां पे मैंने बताया कि जो डैम्पिंग टॉर्क है, मतलब जो डैम्पर वाइंडिंग पे जो टॉर्क लगेगा उसको बोलते हैं डैम्पिंग टॉर्क, जो कि वो इंडक्शन मोटर और इंडक्शन जनरेटर के फिनोमेना की वजह से आता है। तो ये हमेशा नहीं लगेगा, ये टॉर्क तभी आता है एक्शन में जब रोटर पे क्या होगा, कुछ ऑसिलेशन देखने को मिलेंगे, तभी ये आ जाएगी। अच्छा कोई दिक्कत है क्या, मैं आ जाता हूं। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो डैम्पिंग टॉर्क वहां पे बिल्कुल एब्सेंट रहेगा, जैसी कोई प्रॉब्लम आई डैम्पर वाइंडिंग खड़ा हो जाएगा, क्या दिक्कत है भाई, डैम्पिंग टॉर्क तुरंत आ जाएगा और प्रॉब्लम को वहां पे सॉल्व कर देगा। तो वही मैंने लिखा है, डैम्पिंग टॉर्क कम्स इनटू पिक्चर व्हेन मशीन इज सब्जेक्ट टू डिस्टर्बेंस, इट एग्जिस्ट एज लॉन्ग एज डिस्टर्बेंस एग्जिस्ट, वंस डिस्टर्बेंस क्लियर्ड द damping torque reduces to zero, hence damping torque is transient in nature। ये आपका हमेशा नहीं रहेगा, ये ट्रांजिएंट है, इट इज नॉट स्टेडी स्टेट इन नेचर, ये आपका स्टेडी स्टेट नेचर का नहीं है, ये ट्रांजिएंट नेचर का, मतलब कभी आया और काम करके चला गया, हमेशा प्रेजेंट रहने वाला नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान, जैसे एक क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे था कि जैसे मेरे पास ये पोल कोर है, सबको पता है भाई, इसको मैं पोल कोर बोलता हूं, ये मेरे पास पोल शू है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, पोल शू है, और पोल शू के अंदर यहाँ पे मेरे पास ये जो डॉट बने हैं ये मेरे पास क्या है, डैम्पर वाइंडिंग है, ठीक है, ऐसा डैम्पर वाइंडिंग। अब ऐसा बोला गया है कि भाई इसको घूमना चाहिए था 1500 की स्पीड से, लेकिन रोटर घूम रहा है 1490 की स्पीड से, तो यहाँ पे जो डैम्पर वाइंडिंग टॉर्क लगाएगा ना वो किस डायरेक्शन में लगाएगा, F4 F1 F2 F3। भाई आप इसको ऐसे समझोगे ना यार, बड़े आसानी से समझो इसको बड़े आसानी से समझो कि भाई ये कम स्पीड से घूम रहा है, ये कम स्पीड से घूम रहा है, इसको घूमना चाहिए था 1500 से, 1490 से घूम रहा है, तो जो डैम्पर वाइंडिंग है इसको धक्का मारेगी इसकी तरफ कि भाई तू भी 1500 बन जा, है ना। उस केस में ये F2 डायरेक्शन में क्या होगा, रोटेट होगा, जो डैम्पर वाइंडिंग का टॉर्क होगा वो F2 डायरेक्शन में होगा। तो ये बात भी आपको ध्यान में यहाँ पे रखनी है। तो ये आपका पहले टाइप का रोटर होगा, इसको हम बोलते हैं सेलिएंट पोल रोटर। आई थिंक सबको चीज क्लियर हो गई होगी। बात करते हैं हमारे पास सिलेंड्रिकल रोटर, जो हमारा दूसरा रोटर है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ये हमारा रोटर है, ठीक है ना, हम लोग इसमें क्या करते हैं कि पूरे जगह स्लॉट कट नहीं करते, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान देना है। सिलेंड्रिकल रोटर में हम लोग, हमारे पास जो वाइंडिंग हमको लगानी है, वाइंडिंग लगाने के लिए, अच्छा एक बात ध्यान देना है ना, वाइंडिंग को हम लोग डीसी सप्लाई से एक्साइट करते हैं ना, ये सेलिएंट में भी था और ये आपके सिलेंड्रिकल रोटर में भी है, हम लोग इसको डीसी सप्लाई से एक्साइट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे डीसी सप्लाई दे दी, वहां पे भी डीसी सप्लाई रहेगी फील्ड वाइंडिंग के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग है। तो फील्ड वाइंडिंग को रखने के लिए मैंने जो स्लॉट कट किए हैं ना, मैंने अपने अल्टरनेटर पे या रोटर पे, मैंने क्या किया है कि हर जगह पे कट नहीं किया, मैंने क्या किया 66% एरिया पे, अगर मान लो पूरा 100% एरिया है तो मैंने यहाँ पे, यहाँ का एरिया, यहाँ का, मतलब टोटल मिला के 66% एरिया पे मैंने स्लॉट कट करके रखे हैं, और 33.33% जो एरिया है मैंने इसको छोड़ के रखा। क्यों रखा है छोड़ के यहाँ पे, कि भाई यहाँ पे पोल का फॉर्मेशन भी तो होगा, यहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल क्रिएट भी तो होगा, उसके लिए भी तो जगह चाहिए ना। तो यहाँ पे मैंने क्या करके रखा है, पोल के फॉर्मेशन के लिए स्पेस प्रोवाइड करके रखा। मतलब पहला क्वेश्चन बनता है कि सिलेंड्रिकल रोटर में क्या हम लोग हर जगह पे जो हमारा स्लॉट कट करेंगे, तो नहीं, 66% पे हम लोग कट करेंगे, मतलब 2/3 रोटर डायमीटर पे हम कट करेंगे, 1/3 को हम खाली छोड़ देंगे जहां पे पोल का फॉर्मेशन होगा। मतलब ये यहाँ पे 2/3 पे हम स्लॉट कट करेंगे और 1/3 पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अनस्लॉट को करेंगे, मतलब स्लॉट वहां पे नहीं कट करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान देना, ये आपका रोटर है, ये आपका रोटर है, इसके बाहर हमारे पास क्या स्टेटर है, हाँ या ना। तो भाई यहाँ पे जो एयर गैप है वो यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, तो यहाँ पे एयर गैप आपके पास यूनिफॉर्म है। जैसा कि पहले वाले केस में क्या था, सेलिएंट में नॉन यूनिफॉर्म, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या है, एयर गैप आपके पास यूनिफॉर्म है। इस बात को भी ध्यान में रखना है। रोटर किसका बना होता है, तो रोटर आपका होता है सॉलिड स्टील का बना होगा, यहाँ पे हम लेमिनेशन नहीं लगाते, ये बात आपको ध्यान में रखना है। क्यों नहीं करते, क्योंकि इसको बहुत तेज स्पीड से घूमना है। जी हमने जो सिलेंड्रिकल रोटर बनाया है ना,
इसमें कोई प्रोजेक्शन नेचर तो है नहीं ऐसा कुछ ज्यादा इसको टूट टाट जाए। हाँ, तो इसको हम बहुत तेज स्पीड से घुमा सकते हैं, इस वजह से इसको मुझे सॉलिड मटेरियल का बनाना पड़ता है। सॉलिड स्टील का मैंने इसको बनाया है, जहां पे मैंने निकिल और क्रोमियम एडिशनल क्या करा वहां पे ऐड किया, जिससे मैकेनिकल स्ट्रेंथ थोड़ा सा मेरी क्या हो जाए यहाँ पे इसकी बढ़ जाए। इसकी मेरी जो स्पीड होगी बहुत हाई स्पीड होगी, इस वजह से इसको टर्बो अल्टरनेटर भी बोला जाता है। अगर कोई पूछे सिलेंड्रिकल रोटर को हम क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं इसको टर्बो अल्टरनेटर। टर्बो वो होता है जो बहुत फास्ट चले, तो टर्बो अल्टरनेटर किसको बोला जाता है? अगर ऐसा कभी एग्जाम में प्रश्न आ जाए तो आप लोग क्या बोलोगे? टर्बो अल्टरनेटर सिलेंड्रिकल रोटर को बोला जाता है। ठीक है, इसकी जो स्पीड होगी कितनी, अबाउट 3000 से 3600 आरपीएम तक होगी। जब इतनी ज्यादा स्पीड है तो हम कम नंबर ऑफ पोल का यूज करेंगे, तो इसमें जो नंबर ऑफ पोल होते हैं क्या होते हैं? मिनिमम होते हैं। तो इसका जो डायमीटर है ना, जबकि पोल हमको कम रखना है, तो ये बड़े कम डायमीटर में बन जाएगा। जब बहुत कम डायमीटर बन जाएगा तो हमको इसकी लेंथ को क्या रखना होगा? ज्यादा रखना होगा। तो अगर मैं यहाँ पे डायमीटर और लेंथ में कंपेरिजन करूं तो इसकी लेंथ ज्यादा होगी और डायमीटर कम होगा, तो उसमें जो रिलेशन होगा क्या होगा? लेंथ इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ डायमीटर। वहां पे क्या था? सेलेंट में क्या था? डायमीटर बराबर था 5 टाइम्स ऑफ लेंथ। यहां पे हमने क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखिए, लिखा मैंने, लेंथ इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ डायमीटर। ये सिलेंड्रिकल में होता है, डायमीटर लगभग बराबर होगा 5 टाइम्स ऑफ लेंथ, ये होता है सेलिएंट पोल में। ये मैंने करके भी दिखाया। ये आपका सेलिएंट पोल है, ये आपका सिलेंड्रिकल है। आपके सिलेंड्रिकल में ना यहाँ पे डैम्पिंग टॉर्क की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो सॉलिड है ना ये स्टील, वो इटसेल्फ वो खुद ही आपका किसकी तरह काम करेगा? एक डैम्पर वार की तरह काम करेगा, और जरूरत पड़ने पे वो आपका जो भी हंटिंग होगी वो क्लियर कर लेगा। ठीक है ना? तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है कि आपको यहाँ पे कोई भी डैम्पर वाइंडिंग से प्रेजेंट नहीं होती है। आपके सिलेंड्रिकल रोटर में डैम्पर वाइंडिंग आपके पास प्रेजेंट नहीं होगी। इस चीज को भी आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखना है। एक छोटा सा प्रश्न है, मतलब आपका कंस्ट्रक्शन तो पूरा कंप्लीट ही हो गया, एक छोटा सा प्रश्न है वो भी मैं आपको करा देता हूं। प्रश्न क्या है कि आपके पास एक अल्टरनेटर है, आपके पास एक मोटर है, दोनों को आपने कपल किया। एक अल्टरनेटर है जिसका जो प्रॉपर्टी या फिर जो स्पेसिफिकेशन है वो क्या है? 10 पोल है, 25 हर्ट्ज का है। और एक आपके पास सिंक्रोनस मोटर जो कि इसी के साथ क्या है? कपल्ड। ठीक है ना? और इसमें नंबर ऑफ पोल कितने होंगे? 60 हर्ट्ज पे आपका ऑपरेट हो रहा है। तो आप इसको कैसे बताओगे भाई? तो आप क्या करोगे? देखो, आपके पास ये चीज दी हुई है अल्टरनेटर, तो आप इसकी स्पीड निकाल लोगे। तो इसकी जब स्पीड आपने निकाली तो कितनी आ गई आपके पास? 300 आरपीएम। तो भाई जब ये 300 आरपीएम पे घूम रहा है तो ये भी तो 300 आरपीएम पे घूमेगा ना, क्योंकि मैकेनिकली कनेक्टेड है। जब इसकी भी 300 आरपीएम है तो हमारे पास क्या होगा? 120 एफ। एफ कितना है पास? 60 अपॉन पी। तो यहां से हम पी की वैल्यू को निकाल लेंगे, है ना? 6 पंचे 30, तो 5 12, इसको डिवाइड कर लो तो 120 अपॉन 5 24। तो 24 पोल की जरूरत यहां पे पड़ेगी इसमें। अब जब 24 पोल लगेंगे तो पूछा जाए कि किस प्रकार का रोटर होगा यहाँ पे, सिलेंड्रिकल की सेलिएंट। तो भाई 24 पोल है तो हम तो यही बोलेंगे कि ये सेलिएंट पोल आपका क्या होगा? रोटर यहाँ पे यूज हुआ होगा, क्योंकि सिलेंड्रिकल में तो 4-5 2 या 4 आपके पास क्या होंगे? पोल होंगे, है ना? मैंने करके दिखाया भी कहीं पे। आपके पास यहाँ पे जो नंबर ऑफ पोल कितने होंगे? 2-4 होंगे बस। सिलेंड्रिकल में नंबर ऑफ पोल कितने कम होते हैं, ज्यादा कहां पे होते हैं? सेलिएंट में। तो मेरे पास जो प्रश्न का आंसर है कितना? 24 पोल्स आए। तो भाई ये और मतलब इनडायरेक्टली ये बोला कि सेलिएंट पोल रोटर हम यहाँ यूज करेंगे। ठीक है, तो ऐसा भी प्रश्न यहाँ पे बन सकता है। तो ये रहा आपके किसके बारे में? अल्टरनेटर के कंस्ट्रक्शन के बारे में। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। मैंने स्टेटर, रोटर और रोटर के जो दोनों टाइप थे उनके बारे में डिटेल्ड में पूरा कंस्ट्रक्शन बता दिया। इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है कंस्ट्रक्शन में। ठीक है ना? तो आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, प्रीवियस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, है ना? ऐसे हम लोग टॉपिक वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, फॉरेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो पूरा हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे। थैंक यू, गुड डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।